जब सुनीता की विदाई का समय आया तो स्त्री पुरुष दोनों खूब रोए और एक तरह से सुनीता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। वास्तव में इन बेकारी के दिनों में मेहता ने जो कुछ किया वही उचित था। बेचारे कहाँ मारे मारे फिरते। पॉलिटिकल एजेंट साहब पधारे और कई दिनों तक खूब दावतें खाई और खूब शिकार खेला। राजा साहब ने उनकी तारीफ की, उन्होंने राजा साहब की तारीफ की। राजा साहब ने उन्हें अपनी लॉयल्टी का विश्वास दिलाया, उन्हें सतिया राज्य को आदर्श कहा और राजा साहब को न्याय और सेवा का अवतार स्वीकार किया और 3 दिन में रियासत को 2.5 लाख की शपथ देकर विदा हो गए। मिस्टर मेहता का दिमाग आसमान पर था। सभी उनकी कारगुजारी की प्रशंसा कर रहे थे। एजेंट साहब तो उनकी दक्षता पर मुग्ध हो गए। उन्हें राय साहब की उपाधि मिली और उनके अधिकारों में वृद्धि हुई। उन्होंने अपनी आत्मा को उठाकर ताक पर रख दिया था। उनकी यह साधना कि महाराज और एजेंट दोनों उनसे प्रसन्न रहें संपूर्ण रीति से पूरी हो गई। रियासत में ऐसा स्वामी भक्त सेवक दूसरा न था। राजा साहब अब कम से कम 3 साल के लिए निश्चिंत थे। एजेंट खुश है तो फिर उसका भय, तो फिर किसका भय? पॉलिटिकल एजेंट जब खुश है तो फिर किसका भय? कामुकता, लंपटता और भांति भांति के दुर्व्यसनों की लहर प्रचंड हो उठी। सुंदरियों की टोह लगाने के लिए सुराग रसानों का एक विभाग खुल गया, जिसका संबंध सीधे राजा साहब से था। एक बूढ़ा खुर्राट जिसका पेशा हिमालय की परियों को फंसाकर राजाओं को लूटना था और जो इसी पेशे की बदौलत राज दरबारों में पूजा जाता था, इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। नई नई चिड़ियां आने लगी। भय, लोभ और सम्मान सभी अस्त्रों से शिकार खेला जाने लगा। लेकिन एक ऐसा अवसर भी पड़ा जहां इस तिकड़म की सारी सामूहिक और वैयक्तिक चेष्टाएं निष्फल हो गई और गुप्त विभाग ने निश्चय किया कि इस बालिका को इसी तरह उड़ा लाया जाए। और इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन का भार मिस्टर मेहता पर रखा गया, जिनसे ज्यादा स्वामी भक्त सेवक रियासत में दूसरा न था। उनके ऊपर महाराज को पूरा विश्वास था। दूसरों के विषय में संदेह था कि कहीं रिश्वत लेकर शिकार बहका दे या फंडा फोड़ कर दे या अमानत में खयानत कर बैठे। मेहता की ओर से किसी तरह की उन बातों की शंका न थी। रात के 9 बजे उनकी तलबी हुई। अन्नदाता ने हुजूर को याद किया है। मेहता साहब ड्योढ़ी पर पहुंचे तो राजा साहब पाई बाग में टहल रहे थे। मेहता को देखते ही बोले, आइए मिस्टर मेहता, आपसे एक खास बात में सलाह लेनी है। यहाँ कुछ लोगों की राय है कि सिंह द्वार के सामने आपकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे चिरकाल तक आपकी यादगार कायम रहे। शायद आपको तो शायद इसमें कोई आपत्ति ना होगी, और यदि होगी तो लोग इस विषय में आपकी अवज्ञा करने पर भी तैयार हैं। सतिया की आपने जो अमूल्य सेवा की है, उसका पुरस्कार तो कोई क्या दे सकता है।
लेकिन जनता के हृदय में आपसे जो श्रद्धा है उसे तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट ही करेगी। मेहता ने बड़ी नम्रता से कहा, यह अन्नदाता की गुण ग्राहकता है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। मैंने जो कुछ किया यह इतना ही है कि नमक का हक अदा करने का सदैव प्रयत्न किया। अगर मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ। राजा साहब ने कृपालु भाव से हंसकर कहा, आप योग्य हैं या नहीं इसका निर्णय आपके हाथ में नहीं है मिस्टर मेहता। आपकी दीवानी यहां न चलेगी। हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपकी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। थोड़े दिन में न हम रहेंगे न आप रहेंगे। उस वक्त भी यह प्रतिमा अपनी मूक वाणी से कहती रहेगी कि पिछले लोग अपने उद्धारकों का आदर करना जानते थे। मैंने लोगों से कह दिया है कि चंदा जमा करें। एजेंट ने अब की जो पत्र लिखा है उसमें आपको खास तौर से सलाम लिखा है। मेहता ने जमीन में गड़ कर कहा, यह उनकी उदारता है। मैं तो जैसा आपका सेवक हूं वैसा ही उनका भी सेवक हूं। राजा साहब कई मिनट तक फूलों की बहार देखते रहे, फिर इस तरह बोले मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। तहसील खास में एक गांव लगनपुर है। आप कभी वहां गए हैं? हाँ अन्नदाता, एक बार गया हूं। वहां एक धनी साहूकार है। उसी के दीवान खाने में ठहरा था। अच्छा आदमी है। हाँ, ऊपर से बहुत अच्छा आदमी है लेकिन अंदर से पक्का पिशाच। आपको शायद मालूम ना हो, इधर कुछ दिनों से महारानी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और मैं सोच रहा हूं उन्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दूं। वहां सब तरह की चिंताओं एवं झंझटों से मुक्त होकर वो आराम से रह सकेगी। लेकिन रनिवास में एक रानी का रहना लाजमी है। अफसरों के साथ उनकी लेडियां भी आती हैं और कितने अंग्रेज मित्र अपनी लेडियों के साथ मेरे मेहमान होते रहते हैं। कभी राजे महाराजे भी रानियों के साथ आ जाते हैं। रानी के बगैर लेडियों का आदर सत्कार कौन करेगा? मेरे लिए यह वैयक्तिक प्रश्न नहीं, राजनीतिक समस्या है और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया है। उस साहूकार की एक लड़की है जो कुछ दिनों अजमेर में शिक्षा प्राप्त चुकी है। मैं एक बार उस गांव से होकर निकला तो मैंने उसे अपने घर की छत पर खड़ी देखा। मेरे मन में तुरंत भावना उठी कि अगर यह रमणी रनिवास में आ जाए तो रनिवास की शोभा बढ़ जाए। मैंने महारानी की अनुमति लेकर साहूकार के पास संदेशा भेजा, किंतु मेरे द्रोहियों ने उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसने मेरा संदेशा स्वीकार न किया। कहता है कन्या का विवाह हो चुका है। मैंने कहला भेजा, इसमें कोई हानि नहीं, मैं तावान देने को तैयार हूं। लेकिन वह दुष्ट बराबर इनकार किए जाता है। आप जानते हैं प्रेम असाध्य रोग है। आपको भी शायद इसका कुछ न कुछ अनुभव हो। बस ये समझ लीजिए कि जीवन निरानंद हो रहा है, नींद और आराम हराम है, भोजन से अच्छी हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो समझ लीजिए कि मेरी जान पर बन जाएगी। सोते जागते वही मूर्ति आंखों के सामने नाचती रहती है। मन को समझाकर हार गया और अब विवश होकर मैंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया है। प्रेम और समर में सब कुछ क्षम्य है। मैं चाहता हूं आप थोड़े से मातबर आदमियों को लेकर जाएं
और उस रमणी को किसी तरह ले आए। खुशी से आए खुशी से, बल से आए बल से, इसकी चिंता नहीं। मैं अपने राज्य का मालिक हूं। इसमें जिस वस्तु पर मेरी इच्छा हो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नैतिक या सामाजिक स्वत्व नहीं हो सकता। यह समझ लीजिए कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को इतने सुचारू रूप से पूरा कर दिखाए। आपने राज्य की बड़ी बड़ी सेवाएं की है। यह उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और आप जन्म जन्मांतर तक राजवंश के इष्ट देव समझे जाएंगे। मिस्टर मेहता का मरा हुआ आत्मगौरव एकाएक सचेत हो गया। जो रक्त चिरकाल से प्रवाह शून्य हो गया था उसमें सहसा उद्रेक हो उठा। त्योरियां चढ़ाकर बोले, तो आप चाहते हैं मैं उसे किडनैप करूं? राजा साहब ने उनके तेवर देखकर आग पर पानी डालते हुए कहा, कदापि नहीं मिस्टर मेहता। आप मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूं। कार्य सिद्धि के लिए आप जिस नीति से चाहें काम ले सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। मिस्टर मेहता ने और भी उत्तेजित होकर कहा, मुझसे ऐसा पाजीपन नहीं हो सकता है। राजा साहब की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना पाजीपन है? जो आज्ञा नीति और धर्म के विरुद्ध हो उसका पालन करना बेशक पाजीपन है। किसी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। इसे आप विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित करते हैं। यह बलात्कार है। आप अपने होश में हैं? खूब अच्छी तरह। मैं आपको धूल में मिला सकता हूं तो आपकी गद्दी भी सलामत न रहेगी। मेरी नेकियों का यही बदला है नमक हराम। आप अब शिष्टता की सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं राजा साहब। मैंने अब तक अपनी आत्मा की हत्या की है और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील की है। लेकिन आत्म सेवा की भी एक हद होती है। इसके आगे कोई भला आदमी नहीं जा सकता। आपका यह कृत्य जघन्य है और इसमें जो व्यक्ति आपका सहायक हो वह इसी योग्य है कि उसकी गर्दन काट दी जाए। मैं इसी नौकरी पर लानत भेजता हूं। यह कहकर वह घर आए और रातों रात बोरिया बक्चा समेट कर रियासत से निकल गए। मगर इसके पहले सारा वृत्तांत लिखकर उन्होंने एजेंट के पास भेज दिया।